जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग रेलवे साइंस 3200 की शुरुआत करने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सबों को कल के सेशन में मैंने बताया था कि हम लोग आज से ही पर डे रेलवे साइंस 3200 का एक एक सेट डिस्कस करेंगे। तो उसी कड़ी में आज है आपका पहला क्लास। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज की इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन का जो भी क्वेश्चन है उसका पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, यह हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने क्वेश्चन की बात करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र, आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 आप सबों के सामने है। क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी फायर रेसिस्टेंट पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? मेरे मित्र, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले हमें यह बताओ कि जिप्सम क्या होता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग जिप्सम की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। क्या फॉर्मूला होता है सर? CaSO4 2H2O। ध्यान में रखेंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? जिप्सम कहते हैं। मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि जब जिप्सम को क्या किया जाता है तो सर 373 केल्विन तक गर्म किया जाता है। मतलब आप मान के चल सकते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। एनसीईआरटी में आपको ये वाला चीज मिलेगा, ऐसे आप सभी याद रखना। 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। तब इसका जो 2H2O देख रहे हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स, इसका आधा पानी उड़ जाता है। मतलब ये हुआ कि ये आपका CaSO4 हाफ H2O में बदल जाता है। और मेरे मित्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं? POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और यही आपका X यौगिक है जिसके बारे में क्वेश्चन में चर्चा की जा रही है। ध्यान में रखेंगे कि इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग मूर्ति बनाने के लिए करते हैं या फिर जो आपका घर में सर पीओपी होता है वहां पे किया जाता है। और साथ ही सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज ये है कि सर ये फायर रेसिस्टेंस होते हैं, यानी कि ये अग्निरोधी होते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब किसी का हाथ पैर वगैरह टूटता है तो उसको सीधा करने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है उसमें भी किसका इस्तेमाल होता है? तो सर यही CaSO4 हाफ H2O का यानी कि POP का इस्तेमाल होता है। तो जो क्वेश्चन आपसे करा जा रहा है कि जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक X तैयार किया जाता है, यह एक सफेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधी पदार्थ के रूप में होता है। यौगिक X क्या है? आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यौगिक X जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या कहते हैं? POP कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जिप्सम का फॉर्मूला और साथ ही साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला, यानी कि इसका जो रासायनिक सूत्र है, ये दोनों ही आपके लिए उपयोगी है और आपके एग्जाम में लगातार इसका फॉर्मूला भी पूछा जाता है। आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे ऑप्शन में बेकिंग सोडा है। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये जो बेकिंग सोडा है इसका उपयोग कहां होता है? बेकिंग सोडा का उपयोग कहां होता है? तो आप सभी ध्यान में रखना कि बेकिंग सोडा की अगर हम लोग यूज की बात करते हैं तो इसका इस्तेमाल जो है सर वो बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। ध्यान में रखिएगा चेला जी कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज है। बेकिंग सोडा रासायनिक सूत्र NaHCO3 हो जाता है, लेकिन बेकिंग पाउडर की बात करते हैं तो सर ये क्या होता है? आप सभी ध्यान में रखेंगे, बेकिंग सोडा प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। और कई दफा आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से बेकिंग पाउडर होता है। आप सभी याद रखना कि बेकिंग पाउडर जो है वो क्या होता है? तो आप सभी याद रखेंगे NaHCO3 प्लस टार्टरिक अम्ल का मिश्रण होता है। और साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो बेकिंग सोडा है इसका इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं? तो सर एंटासिड के रूप में भी करते हैं। एंटासिड आप सभी समझ रहे होंगे कि सर पेट की अम्लता को कम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? सर एंटासिड का करते हैं। और इसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां पे होता है? तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी होता है। इसी बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कहां पे होता है? आप सभी ध्यान में रखना, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में होता है।
यानी कि जो अग्निशामक होता है सर, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं सर, इस बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। आप सभी के मन में आ रहा होगा कि गुरुजी सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में ये बेकिंग सोडा जाकर के क्या करता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। और आप सबों को मालूम है कि आग बुझाने के लिए किस गैस की जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है। तो जो आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है चेला जी, इसमें बेकिंग सोडा होता है जो कि क्या होता है सर, एसिड के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है और आग बुझाने के लिए उसका क्या होता है सर, उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका धोवन सोडा, इसी को हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अगर हम लोग धोवन सोडा के रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो क्या होगा? आप कहेंगे Na2CO3 10H2O। क्या होगा? Na2CO3 10H2O। और साथ ही आप सभी ध्यान में रखना, अगर इसके उपयोग की बात की जाएगी तो इसका उपयोग बोरेक्स के निर्माण में होता है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण उपयोग के रूप में आप सभी याद रखेंगे कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। ध्यान में रखिएगा क्या चीज, कि ये जो आपका Na2CO3 10H2O है, यानी कि जो वॉशिंग सोडा है, इसका इस्तेमाल कहां पे होगा, यानी कि इसका यूज कहां पे होगा? तो पहला चीज आप सभी याद रखना, बोरेक्स के निर्माण में, बोरेक्स के निर्माण में। और दूसरा चीज याद रखेंगे कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए क्या होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना, इसी को कास्टिक सोडा भी बोला जाता है। और साथ ही साथ ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होती है, ये कैसे होती है सर? क्लोर एल्कली प्रोसेस से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या है? तो सर जब ब्राइन के घोल से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है तो क्या होता है? आपका क्षार बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। तो ये चीज भी आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्लोर एल्कली प्रोसेस के थ्रू जो आपको क्षार के रूप में सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं वो क्या है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन को आप सभी समझ पाए होंगे। बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है सर, बड़ा ही आसान सा सवाल कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम लोग प्रतिबिंब की बात करते हैं चिला जी, जब भी हम लोग प्रतिबिंब की बात करते हैं तो हम सभी क्या कहते हैं कि सर इसी को इंग्लिश में इमेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इमेज बोला जाता है। और आप सभी ध्यान में रखना, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रियल इमेज। दूसरा आपका होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल इमेज। मेरे मित्र काल्पनिक प्रतिबिंब को ही आभासी प्रतिबिंब भी बोला जाता है। बस एक सिंपल लाइन याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमारा छोटा हो या बड़ा हो, इसको हम क्या कर सकते हैं सर? पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा कोई सा भी होगा, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी हमें ये बताओ कि कौन कौन सा दर्पण है जो वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि अगर हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करेंगे, अगर हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब समतल दर्पण के द्वारा भी बनाया जाएगा, साथ में उत्तल दर्पण के द्वारा भी बनाया जाएगा। और सर अवतल दर्पण में भी एक केस में क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब आपका समतल, उत्तल और अवतल तीनों दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। जबकि अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जा सकता है। किसके द्वारा सर? अवतल दर्पण के द्वारा बनाया जाता है। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं, आपका ऑप्शन है वास्तविक और बड़ा, वास्तविक और छोटा, आभासी और बड़ा, आभासी और छोटा। क्या कहिएगा आप कहेंगे सर आभासी और छोटा और आभासी और बड़ा, ये दोनों ही गलत है, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब पर्दे में प्राप्त हो ही नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है कि इमेज हमारा छोटा और बड़ा होके क्या करेगा। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पे प्राप्त हो सकती है, तो बड़ा हो या छोटा हो पर्दे पे प्राप्त होगा। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है उसका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर 1 और 2 यहां पे सही है, यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग में मिसमैच हो गया है, तो 1 और 2 होगा। आप देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में 1 और 4 दोनों है, गलत है। 3 और 4 दोनों है, गलत है। तीसरे ऑप्शन में सर 1 और 2 दोनों है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। ध्यान में रखेंगे, श्वेत श्याम फोटोग्राफी की बात की जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी कहते हैं। और मेरे मित्र आप सबों को मैंने कई दफा बताया है क्या कि जो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड होता है सर, इस दोनों का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं, तो सर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। तो सही आंसर कौन लेके जाएगा, आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। कौन लेके जाएगा सर, ऑप्शन नंबर डी लेके जाएगा। मेरे मित्र यहां पे आप सभी ध्यान में रखना कि सिल्वर के कुछ और भी महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं जिसका इस्तेमाल अलग अलग जगहों पे किया जाता है। आप सभी ध्यान में रखेंगे, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि कृत्रिम वर्षा के लिए निम्न में से सिल्वर के कौन से यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी याद रखना AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी 18 प्लस होंगे, वोट देने का अधिकार आप सबों को मिल चुका है। जब आप वोटिंग करने जाते हैं तो आपके उंगली पे एक इंक लगाया जाता है, और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि उस इंक में भी क्या होता है सर, सिल्वर होता है। किस फॉर्म में सर, सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्म में। तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है चेला जी कि वोटिंग इंक में सिल्वर के कौन से यौगिक होते हैं, आप सभी याद रखेंगे AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होगा, जबकि सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा में होगा, और सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग कहां पे किया जाएगा सर, वोटिंग इंक में किया जाएगा। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला है कि इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है, दूसरा है यह क्षर चुंबक की भांति कार्य करता है, और तीसरा है क्षेत्र रेखाएं स्वकेंद्रित वृत्त होती है। बड़े मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी पहले हमें यह बताओ कि ये परिनालिका क्या है। तो आप सभी चेला जी याद रखिएगा कि परिनालिका को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोलिनॉइड कहते हैं। मेरे मित्र इसकी जो संरचना होती है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसमें क्या होता है सर, एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है जिसके ऊपर से बहुत सारे क्या होते हैं सर, तार का लपेटा लगाया हुआ रहता है, और इससे जब आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो तो ये क्या होता है सर, चुंबक की तरह बिहेव करता है, और इस प्रकार की संरचना को ही हम लोग क्या कहते हैं सर, परिनालिका कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान रखेंगे कि यहां पे जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक धारावाही परिनालिका के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला है कि इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जाता है। यहां पे ये जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या होता है, आयरन कोर होता है जिसको हम लोग क्रोड भी बोलते हैं, और ये क्या है सर, तार का फेरा है। तो ये जो आयरन कोड है एक्चुअली अगर इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाएगी तो सर चुंबक की जो प्रॉपर्टीज है वो किस में आएगा सर, इस मृदु लोहे में आएगा। किस में आएगा सर, मृदु लोहे में आएगा। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है कि इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़े को चुंबकित करने के लिए किया जा सकता है, वो क्या होगा, आप कहेंगे सर सही होगा। साथ ही ध्यान दीजिएगा कि जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मैंने बोला कि इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएगी, मतलब ये हुआ कि सर ये क्षार चुंबक की तरह बिहेव करेगा। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी क्या है सर, सही है। और नेक्स्ट है कि क्षेत्र रेखाएं स्वकेंद्रित वृत्त होती है, ये चीज गलत है। स्वकेंद्रित वृत्त का मतलब क्या हुआ सर, उसका एक ही केंद्र होगा, लेकिन सर यहां पे तो एक ही केंद्र आपको नहीं दिख रहा, ये अलग अलग फेरा है तो सर अलग अलग केंद्र के रूप में जाएगा। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसका सिर्फ और सिर्फ 1 और 2 सही है। देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है 1 और 3 दोनों गलत हो जाएगा, केवल 2 गलत हो जाएगा, 1 और 2 दोनों क्या कहेंगे सर, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी लेकर के जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। बड़ा ही सरल सा सवाल, मैंने कई बार आपको बताया है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है, क्या कहेंगे, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो आप देख लीजिए किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन है आर्टिफिशियल इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, गलत हो जाएगा। दूसरा है एडेड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, गलत है। एग्रीवेटेड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, गलत है। सही आंसर सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो कौन सा टेस्ट है सर, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ध्यान में रखेंगे, एलिसा टेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, एलिसा टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा ही सरल सा सवाल कि न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व डैश है और अंतिम ज्ञात तत्व डैश है।
मेरे मित्र आपसे ये क्वेश्चन करा जा रहा है कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव रूल है उसमें पहला तत्व कौन सा है और अंतिम ज्ञात तत्व कौन सा है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि आवर्त सारणी किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं तैयार करा है, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी को बनाने में अपना अपना योगदान दिया है। और अगर हम लोग आवर्त सारणी को शुरू से देखना चाहते हैं तो क्या कहते हैं सर, पहले आ जाता है डॉबरेनर का ट्राइड रूल। डॉबरेनर बाबा भी क्या किए थे, तो सर आवर्त सारणी तत्वों के आवर्ती गुण को समझने का कोशिश किए थे, या आप कह सकते हैं तत्वों के गुणों को समझने का कोशिश किए थे, लेकिन वो फेल हो गए अपने ट्राइड रूल के हिसाब से। फिर कौन आए, सर न्यूलैंड आए, जिन्होंने क्या करा, तो सर तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में 1 से लेकर के 8 तक सजाया, और उन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुण पहले से मैच करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। क्योंकि न्यूलैंड के समय तक जो ज्ञात तत्वों की संख्या थी वो कितनी थी सर, 56 थी। तो उन्होंने ये बताया कि ये जो हमारा 56 एलिमेंट है यहां तक ऑक्टेव रूल पूरी तरह से क्या होगा, लागू होगा। लेकिन मेरे मित्र दुर्भाग्य ये था कि न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कहां तक लागू होता था, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल कहां तक लागू होता है, तो आप सभी ध्यान में रखना, न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल जो है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है, इससे आगे के भारी तत्वों के लिए न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल लागू नहीं होता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि न्यूलैंड का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें पहला तत्व हाइड्रोजन था और आखिरी तत्व कौन सा था, थोरियम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें कोई लाग लपेटा नहीं था और ना ही इसमें कोई कंसेप्ट था। मेरे मित्र 7वां क्वेश्चन आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है, शैवाल और लाइकेन, प्रोटोजोआ और लाइकेन, शैवाल और प्रोटोजोआ, जीवाणु और कवक। क्या होगा इसका आंसर, आपसे कहा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक होता है। मेरे मित्र पर्यावरण को स्वच्छ रखने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग जो पर्यावरण में अपने इन्वायरमेंट में वेस्टेज मटेरियल फेंकते हैं, वो वेस्टेज मटेरियल जो है इन चारों में से किसके सहारे डिकम्पोज हो जाता है। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी डिकम्पोज वाला बात बोल करके आपने क्वेश्चन को आसान बना दिया है। हम लोगों को पता है कि वैसे मटेरियल जो प्रकृति में स्वतः विखंडित हो जाते हैं उसको बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोला जाता है, और वैसा मटेरियल जो प्रकृति में स्वतः विखंडित नहीं होता उसे क्या बोला जाता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोला जाता है। और मेरे मित्र आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी ये जो हम लोग कह रहे हैं कि सर कुछ पदार्थ प्रकृति में स्वतः विखंडित हो जाते हैं, एक्चुअली में वो स्वतः नहीं होते हैं, उसको तोड़ने के लिए कौन आता है, सर बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया के वजह से वो क्या हो जाते हैं सर, विखंडित हो जाते हैं। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि कुछ सड़े गले पदार्थ पे आप क्या देखते होंगे, तो सर जो आपका मतलब जिसको हम लोग गांव घर के भाषा में गोबर छत्ता बोलते हैं सर, व्हाइट जिसको अब मार्केट में मशरूम बोला जा रहा है सर, वो आ जाता है जिसको हम लोग कवक के रूप में देखते हैं साइंटिफिकली। तो ये जो कवक है और जो बैक्टीरिया है ये क्या करते हैं सर, आपके पर्यावरण को स्वच्छ रखने में मदद करते हैं। क्योंकि जो आपका मरा हुआ डेड एनिमल वगैरह होता है उसको पूरी तरह से विघटित कौन करता है, सर बैक्टीरिया करता है। और जो आपका सड़ा गला अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको विघटित करके अपना पोषण कौन करता है, सर कवक करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर जीवाणु और कवक हो जाएगा। बाद बाकी अगर हम लोग शैवाल की बात करेंगे तो आप सभी ध्यान में रखना कि जो शैवाल है उसको हम लोग ग्रीन एल्गी के रूप में भी जानते हैं। और सर ये क्या होता है, तो सर हरा कलर का एक तरह से काई जैसा होता है। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लाइकेन को क्या बोला जाता है, लाइकेन को सर प्रदूषण का सूचक भी बोला जाता है। दिल्ली आसपास एरिया में सर पहले लाइकेन से लोग पता कर लेते थे कि प्रदूषण की मात्रा कितनी ज्यादा और कितनी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 8 कि गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यह दर्पण पर अभिलंब होता है, आपतन बिंदु हमेशा मुख अक्ष पर स्थित होता है, मुख फोकस हमेशा मुख अक्ष पर स्थित होता है। आप कहेंगे सर ये तो हमें समझ से बाहर लग रहा है। मेरे मित्र कुछ समझ से बाहर नहीं है, जरा सा आप यहाँ पे गौर फरमाएंगे एक अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण के संरचना पे ध्यान में रखिएगा। गोलीय दर्पण वो दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है, और आप नो डाउट कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबों को मालूम है कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। अवतल में क्या होता है, तो सर बाहरी भाग रसदित होता है, जबकि परावर्तन की प्रक्रिया सर इसके आंतरिक भाग से होती है। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि ये जो आप लाइन ड्रॉ किए हैं ये एक्चुअली में क्या हो जाएगा, इस अवतल दर्पण का मुख अक्ष, और ये वाला पॉइंट पोल जिसको हम लोग क्या कहते हैं ध्रुव, ये वाला पॉइंट क्या होगा वक्रता केंद्र, और ये वाला क्या होगा सर फोकस होगा। आप सभी ध्यान में रखना कि
जब भी हम लोग गोलीय दर्पण की बात करते हैं तो तीन चार टर्म बड़ी ही प्रमुखता से हमारे सामने आता है। पहला वक्रता केंद्र, पहला क्या आता है सर, वक्रता केंद्र, और दूसरा आपका क्या आता है सर, वक्रता त्रिज्या। और बेसिकली मेरे मित्र इसी को आपको समझना है। ध्रुव आप सभी समझ रहे होंगे, गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको दर्पण का ध्रुव बोला जाता है। अब यहां पे आप सभी जस्ट याद रखेंगे कि गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है, लेकिन ये बनता कैसे, तो सर किसी खोखला गोला से। और हम लोग कहते भी हैं कि गुरुजी गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये हमारा कोई खोखला गोला है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका सेंटर हो जाएगा। मेरे मित्र इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते तो आपको कोई दिक्कत होगा, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। आइए हम लोग क्या करते हैं कि इस गोला के बाहरी भाग को रजदित कर देते हैं और इधर से सर इसके आंतरिक भाग को रजदित कर देते हैं। आप कहेंगे सर ई वाला पोर्शन अवतल हो जाएगा। क्या होगा चिल्ला, अवतल। ई वाला पोर्शन क्या होगा, उत्तल। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अच्छा यहां से यहां अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आप कहेंगे सर ये तो व्यास हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखना कि अगर इसको हम दर्पण के रूप में देखेंगे तो ये ध्रुव हो जाएगा। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी किसी भी गोला के केंद्र से गोला के परिधि पे कोई भी लंब डाला जाएगा तो वो क्या होगा सर, त्रिज्या कहलाएगा। मेरे मित्र यहां पे लंब डाला तो आपने इसको त्रिज्या बोल दिया, तो क्या ये जो आपका पीसी है इसको आप त्रिज्या नहीं बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर काहे नहीं बोलेंगे, शौक से बोलेंगे। बस हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि ये जो पीसी आप देख रहे हैं यही सेम पीसी यहां पे है। और मेरे मित्र ये जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है, तो सर जो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र से जो दर्पण पे लंब डाला जाता है वो क्या होती है सर, वक्रता त्रिज्या होती है। अब इसके लिए सर ये तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। आप कहेंगे उत्तल दर्पण के लिए तो लाइन ड्रॉ कर दीजिए, उत्तल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो जो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, और पहला है कि यह दर्पण पर अभिलंब होता है। आप कहेंगे बिल्कुल ही सत्य है। क्यों? क्योंकि हम सबों को मालूम है कि गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होगा उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाएगा और उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। हम सबों को मालूम है कि त्रिज्या क्या होती है। आप कहेंगे सर केंद्र से किसी भी वृत्त या गोला पे डाला गया लंब होता है। तो ये सर सी से इस पे क्या किया गया है, लंब डाला गया है। ये क्या होगा, आप कहेंगे सर अभिलंब होगा। क्या होगा, अभिलंब होगा। नेक्स्ट है कि आपतन बिंदु हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, जरूरी नहीं है। आपतन बिंदु उसे बोला जाता है जहां पे प्रकाश की किरणें क्या होती है सर, एक्ट करती है, गिरती है। आपतन बिंदु हमारा कुछ भी हो सकता है। मतलब यह हुआ कि सर जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट है वो गलत है। अब कहा जा रहा है कि मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होता है। यह बिल्कुल ही सही है। क्यों सही है, तो आप सभी समझेंगे यहां पे कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। यहां पे हमने अवतल दर्पण की बात करा तो इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें लेंगे तो क्या होगा सर, दर्पण के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से होकर गुजर जाएगा जो कि क्या कहलाएगा सर, दर्पण का मुख्य फोकस कहलाएगा। अगर हम उत्तल दर्पण की बात करेंगे तो क्या कहेंगे कि सर इसके मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरणें जाएगी तो इस तरह से परावर्तित हो जाएगी और ये परावर्तित किरणें हमको लगेगा पीछे दर्पण से दूर किसी बिंदु से आ रहा है और यही बिंदु क्या है, हमारा फोकस है। मतलब ये हुआ कि अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, मुख्य फोकस हमेशा कहां पे होगा, आप कहेंगे मुख्य अक्ष पे स्थित होगा। मतलब सही आपका कौन सा है, 1 और 3। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर पहले ऑप्शन में केवल 1 दिया हुआ है, दूसरे ऑप्शन में 1 और 2 दोनों दिया हुआ है, गलत है सर। तीसरे में सर केवल 2 दिया हुआ है, गलत है। और चौथे में क्या दिया हुआ है, 1 और 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा जा रहा है कि कशेरुकों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। SER इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं तो सर ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका SER और दूसरा होता है आपका RER, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सर RER को हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि ये जो आपका
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ईआर है, ये क्या है? तो सर कोशिका के कोशिकांग है। और जब लोग इसको सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में देखते हैं तो क्या कहते हैं कि सर स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड का स्राव करती है, जबकि आरईआर जो है ये किस में मदद करती है? तो सर ये प्रोटीन के संश्लेषण में मदद करती है। आरईआर जो है वो प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन मेरे मित्र यहां पे आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य होता है? आपके लीवर में जो सर एसईआर होता है इसका कौन सा महत्वपूर्ण कार्य होता है? तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि यकृत कोशिका में जो एसईआर होता है ये बहुत सारे होते हैं और इसका मेन काम क्या होता है? डिटॉक्सिफाई करना होता है। डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या हुआ कि जो आपके बॉडी में टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उसको ये क्या करता है सर? डिटॉक्स करता है, यानी कि जो विष है उसको ये न्यूट्रल कर देता है, यानी कि निराविषीकरण करता है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि कशेरुकों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? आप कहेंगे अशुद्धियों और विषों का क्या किया जाता है? निराविषीकरण किया जाता है। ध्यान में रखेंगे यहां पे लिपिड का संश्लेषण दिया हुआ है, तो लिपिड के संश्लेषण की बात नहीं करेंगे। जब सीधे आपसे यह पूछा जाता कि एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है तो आप कहते सर एसईआर द्वारा जो है लिपिड का स्राव किया जाता है। क्या किया जाता है? लिपिड का स्राव किया जाता है। और प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार होगा? आप सभी कहेंगे प्रोटीन संश्लेषण के लिए आरईआर यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिम्मेदार होगा। नेक्स्ट है जटिल शर्कराओं का संश्लेषण। मेरे मित्र जटिल शर्करा का मतलब क्या होता है कि जो हम लोग रोटी, दाल, चावल ये सब खाते हैं एक्चुअली में ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग भोजन का पाचन करते हैं वो क्या होता है? तो सर इसी कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म यानी कि ग्लूकोज में बदला जाता है। तो ये चीज भी आप सभी अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही सरल सा सवाल। मैंने कई बार आपको बताया है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा की दिशा को उलट देता है? कुंडली, मृदु लोहे कोर, ब्रश, विभक्त बलय। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि गुरुजी ये विद्युत मोटर क्या है? आप सभी ध्यान में रखना कि विद्युत मोटर आपका एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और अगर हम लोग विद्युत मोटर के सिंपल डायग्राम की बात करते हैं तो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके का होता है। ध्यान में रखेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं एन और एस ये क्या है सर? ये सर चुंबक के ध्रुव है। क्या है? चुंबक के ध्रुव हैं। और ये वाली जो संरचना आप देख रहे हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? आर्मेचर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? आर्मेचर कहते हैं। और मेरे मित्र यहां पे ये वाली जो संरचना देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है? स्प्लिट रिंग, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? विभक्त बलय कहते हैं। क्या कहते हैं सर? विभक्त बलय कहते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि ये यहां पे जो संरचना दिखाई पड़ रही है इसको हम लोग ब्रश कहते हैं, जो कि बेसिकली क्या कहलाता है? कार्बन ब्रश कहलाता है। आपको ये चीज ध्यान में रखना होगा कि जब इस संरचना से विद्युत धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो ये जो स्प्लिट रिंग है, विभक्त बलय है, ये क्या करता है सर? धारा की दिशा को उलट देता है। और धारा की दिशा उलटने से क्या होता है? इसका घूर्णन लगातार बना हुआ रहता है। तो जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रवाहित धारा के प्रवाह की दिशा को उलट देता है, आप सभी याद रखना विभक्त बलय क्या करता है? प्रवाहित धारा के प्रवाह को क्या करता है? उलट देता है। ब्रश तो सर ये इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को बनाए रखता है। अच्छा, मृदु लोहा कोर, यहां पे ध्यान में रखेंगे कि मृदु लोहा कोर का इस्तेमाल नहीं होता है। एक्चुअली में ये जो कुंडली है तो सर ये आर्मेचर जो है इसी को क्या बोला जाता है सर? कुंडली बोला जाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, कहीं पे आर्मेचर और कहीं पे कुंडली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 11, बड़ा ही सरल सा सवाल कि बल्ब के फिलामेंट से डैश प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। आप कहेंगे सर बल्ब के फिलामेंट से उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? इसे अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। क्यों? तो आप सबों को मालूम है कि जो प्रतिरोध होती है वो तार की लंबाई के समानुपाती होती है। तो तार जितना ज्यादा लंबा प्रतिरोध उतना ज्यादा, और साथ ही जो आपका प्रतिरोध होता है वो तार के क्रॉस सेक्शन एरिया के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये हुआ कि सर अगर बल्ब के फिलामेंट को हम लोग क्या करेंगे? पतला और लंबा कर देंगे तो प्रतिरोध हमारा क्या होगा सर? ज्यादा हो जाएगा। मेरे मित्र आपके एग्जाम में अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि जो बल्ब का फिलामेंट है वो किससे बना होता है, तब आपका जवाब क्या होगा? मेरे मित्र मैंने आपको कई बार बताया है, नीचे कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा कि बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है और उसका सिंबल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 12, आपसे कहा जा रहा है कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल डैश, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या
क्या होगा इसका आंसर? बढ़ता है, घटता है, घटती है, बढ़ती है, ये आपको देखना है। यहां पे आपको आवर्त के नियम को याद रखना होगा, या आप कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में जो आवर्त और वर्ग होते हैं उसकी विशेषता को ध्यान में रखना होगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, यहां पे आवर्त सारणी आपके सामने है। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं सर, यहां से यहां तक, इसको क्या बोला जाता है? आप सभी ध्यान में रखना, इसको आवर्त बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आवर्त बोला जाता है। और मेरे मित्र ये वाली जो संरचना आप देख रहे हैं, इसको क्या बोला जाता है? वर्ग बोला जाता है। और आप सबों को मालूम होगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त हैं और वर्गों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है सर? 18। ध्यान दीजिएगा कि जो जिस तत्व की बात की जा रही है लिथियम से फ्लोरीन तक, तो वो लिथियम आपका यहां पे है और फ्लोरीन आपका यहां पे है। मतलब क्या हुआ कि हम लोग को इधर से इधर के प्रॉपर्टीज को जानना है। बेसिकली आप कहेंगे कि सर ऐसे जाएंगे तो आवर्त हो जाएगा, तो यहां पे आवर्त की विशेषता को याद रखना होगा। बिल्कुल, आप सभी ध्यान में रखिएगा कि जब परमाणु क्रमांक डैश, अगर हम यहां पे आप सभी ध्यान देंगे कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो जो लिथियम है इसका एटॉमिक नंबर और फ्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? आप कहेंगे सर यहां पे लिथियम का एटॉमिक नंबर हम लोग 3 लेंगे और यहां पे जो हम लोग बात करेंगे फ्लोरीन, उसका एटॉमिक नंबर क्या लेंगे सर? आप कहेंगे 9 लेंगे। मेरे मित्र आप क्या देख रहे हैं कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिकीय आवेश डैश, तो आप कहेंगे सर आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, तो ये जो खाली स्थान है यहां पे क्या होगा? आप कहिएगा परमाणु क्रमांक बढ़ता है। मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे हम लोग इधर जाते जाते हैं तो सर धातु की जो प्रॉपर्टीज होती है वो खत्म हो जाती है और धात्विक गुण बढ़ता चला जाता है। और आप सबों को मालूम है कि ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ये सब के सब क्या है? वर्ग 17 के तत्व है, जिसको क्या बोला जाता है? हैलोजन। और ये क्या होते हैं? तो सर ऋणात्मक आवेश वाले होते हैं। तो जैसे जैसे हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं, नाभिकीय आवेश क्या होता है सर? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। तो जो सवाल करा जा रहा है कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश, तो आप कहेंगे सर नाभिकीय आवेश भी क्या होता है? बढ़ता है। नाभिकीय आवेश भी क्या होता है? बढ़ता है। और मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल, मेरे मित्र जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं तरफ जाते हैं तो जो नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में आकर्षण बल होता है वो भी क्या होता है सर? बढ़ता है। नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है सर? बढ़ता है। और मेरे मित्र नाभिकीय आवेश के बढ़ने के चलते नाभिक के द्वारा जो संयोजी इलेक्ट्रॉन पे आकर्षण लगाया जाता है वो ज्यादा होता है, जिस वजह से संयोजी इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर खींचता है और अपनी ओर खींचने की वजह से उसकी परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है सर? घट जाती है। तो यहां पे जो आपसे कहा जा रहा है कि जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश बढ़ता है तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण बल बढ़ता है, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या आप सभी याद रखेंगे सर घटती है। क्या होती है? घटती है। तो ये चीज हमेशा कंठाग्र करके रखिएगा कि आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे। ये वाला पोर्शन अगर चला यहां पे खड़ा हो जाओगे तो ये वाला लेफ्ट, ये वाला राइट, तो आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा और साथ ही नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? तो सर आकर्षण बल भी बढ़ेगा। आकर्षण बल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि नाभिक जो है वो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिस वजह से वो सर संकुचित होगा। संकुचित होगा तो त्रिज्या कम हो जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है और फिर क्या होगा सर? घटती है। पहला ऑप्शन बढ़ता है, घटता है, ये गलत। बढ़ता है, बढ़ता है, घटता है, गलत। बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, घटती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। बड़ा ही सरल सा सवाल आपसे कहा जा रहा है कि एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? धुआं से भरा कमरा को यहां पे गोली मारिए सर। आप गर्मी के दिनों में अपने घर में सोए हुए रहते हैं और आप सबों को मालूम है कि एयर हर जगह पे मौजूद होता है। एयर में क्या होता है सर? डस्ट के पार्टिकल्स भी होते हैं, यानी कि धूल कण भी होते हैं। आपके छप्पर में यानी कि छत में अगर कोई छेद होता है या वेंटिलेशन से लाइट आ रही होती है तो आप क्या देखते हैं कि सर लाइट का एक
लाइन बन जाता है और हमें वहां पे जो है धूलकण बहुत चमकीला दिखाई पड़ता है। और आप क्या कहते हो सर ये प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से होता है। क्यों? तो आप सभी कहते हैं कि सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहता है कि जो धूलकण होते हैं वो प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर चारों तरफ बिखेर देते हैं। ये प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? कोई धुआं वाला कमरा है सर और उसमें कोई प्रकाश की किरण कहीं से आ रही है तो वो किसके वजह से चमकेगी? सर प्रकीर्णन के वजह से चमकेगी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन, तो सर प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सर कुछ मुड़ जाता है और प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है? तो सर प्रकाश के प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है और प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वो अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और प्रकाश का परावर्तन, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि प्रकाश का किसी परावर्तक सतह से टकराकर लौटने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सा श्वसन तंत्र का भाग वायु के प्रवाह को बिखरने से रोकता है? मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो उपास्थि के छल्ले होते हैं वो वायु के प्रवाह को क्या करता है सर? बिखरने से रोकते हैं। जो ट्रेकिया होता है सर उसको हम लोग श्वास नली बोलते हैं जिसके थ्रू वायु क्या होता है सर? अंदर जाता है। तो ट्रेकिया यहां पे श्वास नली हो जाएगा, ये तो नहीं होगा आपका आंसर। स्पाइन रीढ़ की हड्डी को बोला जाता है। उपास्थि के छल्ले, इसको हम लोग क्या कहते हैं कि सर ये जो है ये श्वसन में वायु के प्रवाह को बिखरने से यानी कि आसपास फैलने से क्या करता है? रोकता है। और पसली मेरे मित्र आपके जो छाती का ऊपर वाला पोर्शन है ये क्या होते हैं सर? पसली कहलाते हैं। और ध्यान में रखेंगे कि पसली कितने होते हैं सर? 12 जोड़ी होते हैं। अब 12 जोड़ी बोल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा सर? तो आप सभी कहेंगे सर ये 24 हो जाएगा। ये चीज भी आप अपने माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन था सर? 14 नंबर क्वेश्चन था। ये आपका 15 नंबर हो जाएगा। टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, इस वजह से हमने मतलब आपका क्लास शुरू करना था, इसीलिए किसी भी तरीके से सर अपने से करके मैंने दे दिया है। बाकी मंडे से आपकी जो टाइपिंग की व्यवस्था है वो सुधर जाएगी। आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक पत्ती की अनुप्रस्थ काट के निम्नांकित चित्र का अध्ययन करें और बताएं कि कौन सा विकल्प इसके सही अक्षरांकन को दर्शाता है। मेरे मित्र ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट दिया हुआ है और ध्यान में रखिएगा आप कहीं से भी तैयारी करो ये वाला डायग्राम आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है और हूबहू आपके एग्जाम में दे दिया गया है। ये आपका कोई अगर आप कहते हो सर लीफ तो आप क्या कहते हो कि सर लीफ की संरचना इस तरह की होती है। ध्यान में रखिएगा कि ये जो है इसको हम लोग पर्णवृंत बोलते हैं। पेटियोल जो लीफ का वैसा भाग जो तना से जुड़ा हुआ रहता है उसे क्या कहा जाता है? पर्णवृंत कहा जाता है। और ये वाला पोर्शन मध्य सिरा कहलाता है और ये क्या कहलाता है सर? सिरा। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है सर? लीफ ब्लेड कहलाता है। अब जब इसको हम काट देंगे मतलब यहां से इसको अगर हम काट दें तो आपको जो संरचना दिखाई पड़ेगी वो कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या कहलाता है सर? ऊपरी बाह्य त्वचा कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपरी बाह्य त्वचा। और यहां पे आप देख रहे होंगे इस तरह की आपको गोल गोल संरचना दिखाई पड़ रही है। ये गोल गोल क्या है? हरित लवक है। और मेरे मित्र ये वाला जो एरिया है इसको वायुकोश बोला जाता है। और यहां पे जो पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है इसको क्या कहा जाता है? द्वार कोशिका, जिसको हम लोग गार्ड सेल के रूप में भी जानते हैं। और ये वाली जो संरचना आप देख रहे हैं इसको क्या कहा जाता है? निचली बाह्य त्वचा कहा जाता है। तो आप सभी ध्यान में रखना कि किसी भी पत्ती का जो अनुप्रस्थ काट होगा उसमें ऊपर वाली संरचना ऊपरी बाह्य त्वचा और नीचे वाली संरचना निचली बाह्य त्वचा कहलाएगी, जिसमें आपका ये वाला स्ट्रक्चर वायुकोश और ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा सर? गार्ड सेल। और ये जो गोल गोल संरचना आपको दिखाई पड़ रही है इसको हम लोग क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। तो मेरे मित्र यहां पे आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है, एक को हम लोग क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर इसको हम लोग ऊपरी अधिचर्म कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊपरी अधिचर्म कहेंगे। और ये जो दूसरा पॉइंट है इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो सर इसको हम लोग निचली बाह्य त्वचा कहेंगे। क्या कहेंगे? निचली बाह्य त्वचा कहेंगे। और साथ ही मेरे मित्र ये वाला पोर्शन यहाँ पे जो गोल संरचना है इसको आप क्या कहेंगे? तो सर ये गार्ड सेल या रक्षक कोशिका के नाम से जाना जाएगा या द्वार कोशिका भी बोल सकते हैं। लीजिए ना सर इसको हम लोग रक्षक कोशिका ही कह देते हैं।
और ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, आप कहेंगे सर ये वायु कोश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वायु कोश। और ये वाला पोर्शन सर हरित लवक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हरित लवक। तो देख लीजिए आपके किस ऑप्शन में दिया हुआ है, आपके ऑप्शन सी में ऊपरी अधिचर्म दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा निचली बाह्य त्वचा, ठीक है। तीसरा सर रक्षक कोशिका जिसको गार्ड सेल बोला जाता है, ठीक है। और ये आपका चौथा वायु अवकाश, ये भी ठीक है सर। और पांचवा आपका हरित लवक है, ये भी ठीक है। मतलब सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मेरे मित्र इस डायग्राम को आप सभी अपने माइंड में बैठा लेंगे पूरी तरह से, आपके लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा सर। आपसे पूछा जा रहा है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मेरे मित्र आप सबों को पता है कि श्वसन की जो प्रक्रिया होती है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा होता है आपका एनारोबिक रिस्पायरेशन। आप सभी ध्यान में रखना कि एरोबिक रिस्पायरेशन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होती है, जबकि एनारोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है। और जो आपका ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होती है वो कहां पे होता है सर, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में होता है, जिसमें पायरुवेट का निर्माण होता है। और मेरे मित्र इसी पायरुवेट का ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या होता है, विखंडन होता है, जिससे हम लोग को क्या होती है सर, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मेरे मित्र यहां पे आपको तीन चीजें अपने माइंड में हमेशा कंठाग्र करना होगा, जो कि मैंने यहां पे आप सबों की सुविधा के लिए ला दिया है। पहला चीज तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ग्लूकोज जो है वो कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म में क्या होगी सर, पायरुवेट में टूट जाएगी। और मेरे मित्र आप सभी यहां पे कंसेप्चुअली ध्यान में रखेंगे कि कोशिका द्रव में ग्लूकोज के 6 अणु जो हैं वो पायरुवेट के 3 अणु में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब ये पायरुवेट का निर्माण हो गया। अब आप सभी ध्यान में रखना पहला टर्म में कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पायरुवेट ईस्ट में क्या होता है, तो सर इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो पायरुवेट होता है वो ईस्ट में किस में टूटता है, या इथेनॉल का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, आप सभी कहेंगे सर ईस्ट के द्वारा किया जाता है। और मेरे मित्र हमारे कोशिका में ऑक्सीजन के अभाव में यही पायरुवेट किस में बदल जाता है, तो सर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है, जिसके वजह से क्या होता है सर, तो सर पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और हमारी कोशिका में सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, तो सर ऑक्सीजन के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा का निर्माण करता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि जो सर ये हमारा ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, वो साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होकर के किस में बदल जाता है, पायरुविक एसिड या पायरुवेट में बदल जाता है। और ये पायरुवेट ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ईस्ट के द्वारा किस में बदल दिया जाता है, इथेनॉल में। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हमारी कोशिका के द्वारा किस में बदल दिया जाता है, लैक्टिक अम्ल में। और ऑक्सीजन के उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में ये किस में बदल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में बदल जाता है। जो आपसे सवाल करा जा रहा है कि श्वसन की इनमें से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, पहला ऑप्शन है पायरुवेट के CO2 H2 और ऊर्जा में रूपांतरण, दूसरा ऑप्शन है पायरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण, तीसरा है ग्लूकोज के पायरुवेट में रूपांतरण, चौथा है पायरुवेट के CO2 में रूपांतरण। आप क्या कहेंगे कि सर जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में बदलता है, तो उस हिसाब से सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान में रखेंगे पायरुवेट के एथेनॉल में रूपांतरण अभी जस्ट आपने देखा है ये किस में होगा, तो सर ईस्ट के द्वारा होगा। कब, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ग्लूकोज का पायरुवेट में रूपांतरण ये सर गलत है, पायरुवेट के CO2 में रूपांतरण ये भी सर क्या है यहाँ पे, तो सर पायरुवेट का CO2 में जो हम लोग रूपांतरण कहेंगे वो ईस्ट में भी होगा और साथ ही साथ क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में क्या हो सकता है, पायरुवेट सर कार्बन डाइऑक्साइड में बदल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, तो सर ये हो जाएगा आपका 17। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम के लिए सही गणितीय रूप का निरूपण करता है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, जहां पे R क्या है, तो सर ओम के नियम का नियतांक है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखना कि जो आपका बारिश का जल हो या किसी भी तरीके का जल हो जो भूमि में धीरे धीरे रिस करके अंदर चला जाता है उसको हम लोग इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, जिसको हिंदी में अंत्यस्यंदन कहा जाता है।
वाष्पोत्सर्जन क्या होता है सर? इसी को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और आप सबों को मालूम है कि पौधे के द्वारा जब जल को वाष्प के रूप में उत्सर्जित किया जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। मेरे मित्र नेक्स्ट है आपका परासरण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। वाटर का हायर कॉन्सेंट्रेशन से उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की तरफ जाना क्या कहलाता है सर? ऑस्मोसिस यानी कि परासरण कहलाता है। भस्मीकरण सर, इसको जब हम लोग किसी भी एसिड के सर एसिड को जब बेस के साथ मिलाते हैं तो वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि सर वो उदासीन हो जाता है, तो सर इस प्रक्रिया को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। लेकिन भस्मीकरण की बात अगर हम लोग करते हैं तो भस्मीकरण का मतलब होता है किसी भी चीज को क्या करना सर? जो एसिडिक है उसको पूरी तरह से बेस में बदल देना, मतलब उसके अंदर जो अम्लीयता की प्रॉपर्टीज है उसमें भस्म की प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से न्यूट्रल कर देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? टीन लेड मिश्र धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही है बात। जो हमारा फ्यूज तार होता है सर, जो हमारा फ्यूज होता है वो किसका मिश्रण होता है? तो सर टीन और लेड का मिश्रण होता है। और कहा जा रहा है दूसरे स्टेटमेंट में कि फ्यूज को विद्युन्मय तार से जोड़ा जाता है। बिल्कुल सही है सर। और नेक्स्ट है फ्यूज बनाने हेतु चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होना चाहिए। मेरे मित्र ये गलत है। आप कहेंगे क्यों गलत है? फ्यूज हम लोग किसके लिए लगाते हैं? तो सर हमारे घर में जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेज होते हैं उसकी सुरक्षा के लिए लगाते हैं, ताकि किसी भी कारण से अगर धारा ज्यादा प्रवाहित हो, चाहे ओवरलोडिंग या फिर शॉर्ट सर्किट, तो जो हमारा एप्लायंसेज है वो बचा हुआ रहे। कैसे बचेगा? तो सर अगर विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होगी तो फ्यूज हमारा गल जाएगा। मतलब ये हुआ कि सर फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। फ्यूज का गलनांक कभी भी उच्च नहीं होना चाहिए। और मेरे मित्र हर एक फ्यूज का अपना एक रेटिंग होता है। जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो दुकानदार आपसे पूछेगा कि 5 एम्पियर का फ्यूज चाहिए या 15 एम्पियर का चाहिए या 25 एम्पियर का चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर कोई फ्यूज 15 एम्पियर का है चला और अगर उससे 15 एम्पियर से ज्यादा का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो वो सर्किट को क्या करेगा? ब्रेक कर देगा, यानी कि फ्यूज आपका टूट जाएगा। तो फ्यूज का जो गलनांक होना चाहिए वो निम्न होना चाहिए, उच्च कभी नहीं होना चाहिए। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर तब तो हमारा 1 और 2 ही सिर्फ सही। बिल्कुल सर। तो सही आंसर देख लीजिए क्या है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी में 1 और 2 दोनों लिखा हुआ है, तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि क्लोर एल्कली क्लोर एल्कली प्रक्रिया में 3 उत्पाद डैश और डैश उत्पन्न होते हैं। मेरे मित्र अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ब्राइन के घोल से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ब्राइन का घोल किसे बोला जाता है? तो सर एक्वस सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन होता है उससे जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वो किस में टूटती है? सर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में टूट जाती है। तो आप देख लीजिए कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन किस ऑप्शन में है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। मैंने कई बार बताया है कि दो क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में अंतर कितना का होगा? यहां पे समजातीय कहा जा रहा है मेरे मित्र, मतलब एक ही जात का हो। जैसे हम लोग एल्केन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं सर? CH4 मीथेन हो जाता है हमारा। अच्छा C2H6 आपका क्या हो जाता है सर? इथेन हो जाता है। अब बात करते हैं C3H8, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? प्रोपेन कहते हैं। ये अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फिर आपका पेंटेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, जहां तक आप जाओगे वो सभी के सभी एल्केन ग्रुप के ही कंपाउंड कहलाएंगे। और मेरे मित्र चूंकि ये सभी एल्केन ग्रुप के कंपाउंड कहलाएंगे इसीलिए इन सभी को क्या बोला जाता है? समजात। और ये जो एल्केन ग्रुप के सभी कंपाउंड या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ग्रुप तैयार हो जाता है, इसे हम लोग समजातीय श्रेणी कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अगर हम मीथेन और इथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस देखें तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर एक कार्बन इसमें ज्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। अच्छा यहां पे हम इथेन और प्रोपेन में देखें कार्बन और हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो आप कहेंगे एक कार्बन ज्यादा है और सर 2 हाइड्रोजन ज्यादा है। तो किसी भी समजातीय श्रेणी में जो अंतर होता है वो CH2 का अंतर होता है। और इस CH2 का अगर आणविक द्रव्यमान की बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 गो है तो 2 हो जाएगा। यानी कि कितना का अंतर होगा समजातीय श्रेणी के यौगिकों के बीच में? आप कहेंगे सर 14 का अंतर होगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। आपसे अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। आप कहेंगे यहां पे क्या पहचान करना है? तो मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि FeSO4 का जब अपघटन होता है तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये टूट जाता है।
आपको यहाँ पे बैलेंस करके बताना है कि P के जगह क्या नंबर आएगा, Q के जगह क्या आएगा, R के जगह क्या आएगा, S के जगह क्या आएगा। जी हाँ सर, आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने आना चाहिए। क्या कहिएगा कि सर यहाँ पे FeSO4 का अपघटन हो रहा है, किसमें, तो सर Fe2O3 और SO2 प्लस SO3 में हो रहा है। इसको बैलेंस कर लीजिए। कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए, हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे हम लोग। आप सभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इधर फेरस एगो है, इधर फेरस क्या है, दूगो है। ध्यान में रखिएगा कि जब भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को संतुलित करेंगे तो हम लोग बड़ा कंपाउंड को पकड़ेंगे। किसको पकड़ेंगे सर, बड़ा कंपाउंड को पकड़ेंगे। मेरे मित्र यहाँ पे इस पूरे समीकरण में आपको बड़ा कंपाउंड क्या दिख रहा है, तो सर FeSO4 और Fe2O3 इधर, मतलब इधर तो Fe2O3 दिख रहा है हमको। ध्यान दीजिएगा, इधर फेरस दूगो है, इधर कै गो है सर, एक गो न है। अब इधर ऑक्सीजन कितना है, तो सर 3 गो इधर है, 2 गो इधर है, 3 गो इधर है, तो 3 2 5 3 8 कैसे बराबर होगा। मेरे मित्र आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम सर यहाँ पे 2 रख दें तो 2Fe बराबर हो गया। अब सल्फर दूगो, तो सर सल्फर एगो इधर और एगो इधर, तो सल्फर दूगो इधर है, बराबर है। ऑक्सीजन 8 गो हो गया है, तो सर ऑक्सीजन तो 3 2 5 3 8 इधर है, बराबर हो गया। मेरे मित्र आप ये कहेंगे कि सर P के जगह तो 2 रखाएगा, अच्छा यहाँ पे Q है तो कुछो नहीं है तो सर 1 रखाएगा, अच्छा R यहाँ पे है तो कुछो नहीं लगा है 1 रखाएगा, S यहाँ पे है तो कुछो नहीं है तो 1 रखाएगा। यानी कि सही क्रम 2 1 1 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहिएगा सर 2 1 1 1 हमारे पहले ही ऑप्शन में है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। चला जी, ई क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो समझिए बहुत कमजोर है साइंस में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो रिएक्शन है ये सभी मित्रों को याद रहता है। आप सभी हमेशा धड़ल्ले से याद रखना, जब भी डिस्कस की जाएगी प्रकाश संश्लेषण के समीकरण की तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 6CO2 प्लस 12H2O, 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O का निर्माण करेगा। यही क्या होता है सर, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का समीकरण होता है। देख लीजिए सर आपके क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित असंतुलित समीकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। यहां पे जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और यहां पे सर जल के कितने हैं सर 12। मेरे मित्र यहां पे आप रिएक्शन को अगर देखेंगे तो चूंकि यहां पे आपका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो सर इस रिएक्शन के हिसाब से, इस रिएक्शन चूंकि इसको संतुलित नहीं किया गया है, संतुलित यहां पे नहीं किया गया और H2O जोड़ा गया है यहां पे, तो सर H2O अगर नहीं जोड़ा जाता तो हम लोग सिंपल कहते हैं कि 6CO2 प्लस 6H2O 6H12O6 प्लस 6O2 हो जाता, लेकिन H2O तो जोड़ा गया है, तो ऑप्शन में कायदे से सर 12 देना चाहिए था, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं है मेरे मित्र। 6CO2 प्लस 6H2O जब हम लोग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C6H12O6 और प्लस 6O2, ये दोनों रिएक्शन होता है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो परेशान नहीं होना है, दोनों रिएक्शन आप सभी अपने माइंड में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। क्या पूछा जा रहा है कि यदि एक आपतित प्रकाश किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण डैश के बराबर होगा। मेरे मित्र 0 डिग्री के बराबर होगा। आप कहेंगे इससे कैसे, मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा, यहां पे मान लीजिए कि यहां पे कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण की बात की जा रही है तो अवतले दर्पण ले रहे हैं। अब ये क्या होगा सर, इसका ध्रुव, ये फोकस और ये क्या होगा, वक्रता केंद्र। क्या कहा जा रहा है कि एक आपतित प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है। चला जी, वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से गुजरती है, वक्रता केंद्र से खींची गई कोई भी लाइन क्या होगी, दर्पण पे अभिलंब होगी। और मेरे मित्र अभिलंब के केस में आप क्या कहते हैं सर, ना तो आपतन कोण बनता है ना परावर्तन कोण बनता है, इसलिए हमने क्या कहा, सही आंसर सर 0 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण के केस में भी अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत गिर रही है तो क्या होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 होगा। नेक्स्ट है, नीचे दी गई तालिका गर्भ निरोधन की 4 विधियों और उनके कार्य करने तरीके को दर्शाती है, कौन सा विकल्प इनके सुमेलन को दर्शाता है। गर्भ निरोधन मतलब सर गर्भ से रोकना, और गर्भ से रोकने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। ध्यान देंगे, यहां पे पहला है कॉपर टी,
मेरे मित्र कॉपर टी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में लगाया जाता है, जिससे क्या होता है सर निषेचन फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। नेक्स्ट मुखी गोली, कुछ ऐसे टैबलेट भी आते हैं जिससे भी क्या होता है सर गर्भधारण रुक जाता है। और ध्यान में रखेंगे कि मुखी गोली से क्या होता है रोपण रुक जाता है। और सर कंडोम का इस्तेमाल किस में होता है, तो सर ये शुक्राणु को गर्भाशय गिर्भा सर्विक्स तक नहीं पहुंचने देता है। और जो नलिका उच्छेदन होता है ये क्या करता है सर अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंचेगा। मतलब क्या हुआ कि एक आपका किससे मिल रहा है, डी से मिल रहा है, दो आपका किससे मिल रहा है, तो सर दो जो है वो आपका मुखी गोली सी से मिल रहा है सर, और तीन आपका किससे मिल रहा है, तो सर तीन जो है वो ए से मिल रहा है। और तीन ए से शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा तक नहीं पहुंचेगा सर, तीन ए से नहीं मिलेगा, तीन बी से मिलेगा। चला जी तीन बी से मिल रहा है। और यहां पे जो नलिका उच्छेदन है ये किससे मिलेगा सर, 4A से मिलेगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, एक का डी दिया हुआ है लेकिन एक बी है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा सर। एक ए दिया हुआ है ये भी गलत है, एक सी दिया हुआ है ये भी गलत है, एक डी, 2C, 3B और 4 क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र आपके सेट में टोटल 25 क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन के साथ आपका सेट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, बहुत सारे मित्र लगातार डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी आप अपने कोर्सेज पे ऑफर ले आओ। तो अभी से आज से सर एक सप्ताह तक के लिए, अगले संडे तक के लिए सर ऑफर स्टार्ट है हमारे ALP एंड टेक कॉम्बो बैच पे, और साथ ही साथ जो हमारा योगदान बैच है सर उस पे। ALP एंड टेक कॉम्बो बैच सर अभी आप 349 में परचेज कर सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, जो भी क्लासेस आपको दी जाएगी रिकॉर्डेड होगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों होगा, चैप्टर वाइज PDF और PYQ आपको ई बुक मिलेंगे। किसी भी तरह की जानकारी के लिए सर आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप करके सर कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। योगदान बैच जो आपका NCERT 6 से लेकर के 10 तक साइंस फाउंडेशन है, ये सर अभी आपको 299 में मिल रहा है। इसमें भी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, चैप्टर वाइज PDF और NCERT MCQ ई बुक आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें NCERT एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर दोनों के क्वेश्चन होंगे। यहां पे भी सर किसी भी तरह की जानकारी के लिए नंबर दिया गया है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं। ये दोनों कोर्स आपको कहां मिलेंगे, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं यहां तक के सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे, और अब आपको इस टाइप का प्रश्न दोबारा दे दिया जाए तो आप उसका जवाब भी आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।